जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और शानदार होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो रेलेवेंट आर्टिकल्स आए हैं 17th एंड 18th ऑफ नवंबर को फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। तो 4 एडिटोरियल्स हैं जो कि रेलेवेंट हैं इन 2 दिनों में, इन दोनों न्यूज़पेपर्स में से। सो हम वो डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल है दोस्तों, ये हिंदू में आया था कल, द काबुल कश्मीर एंड रिटर्न ऑफ रियाल पॉलिटिक, रिटन बाय हैप्पीमैन जेकब। दोस्तों काफी अच्छा आर्टिकल है। बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि तालिबान हैज कैप्चर्ड अफगानिस्तान सिंस अगस्त ऑफ 2021। तो 15 अगस्त के बाद से हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट्स अफगानिस्तान में हो रही हैं। इसके चलते इंडियन स्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक बहुत डिलेमा रहा है कि तालिबान के साथ एंगेज कैसे करें, बिकॉज इसको लेके भी बहुत सारी कवरेज थी मीडिया में दैट इंडिया को एंगेज करना चाहिए तालिबान के साथ कि नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल अभी किसी भी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया तालिबान को, बट हम देख रहे हैं दैट कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना, पाकिस्तान, दे आर एंगेजिंग विद तालिबान। सो व्हाट इज प्रिवेंटिंग इंडिया टू एंगेज विद तालिबान? और फिर ये बात आ जाती है, इस आर्टिकल में भी मेंशन है कि चलो हम तालिबान के साथ एंगेज करें ना करें वो एक बात है, बट प्राइमा फेसी अगर हम एंगेज करते हैं तालिबान के साथ तो ये पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उनको ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है कि इंडिया इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है अफगानिस्तान में और इंडिया की प्रेजेंस अफगानिस्तान में क्यों बढ़ रही है। तो इसका कंटेक्स्ट इस आर्टिकल में इस बात के साथ दिया गया है दैट जो अभी पिछले कुछ एक महीने से कश्मीर में जो हम वायलेंस देख रहे हैं, जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स को फिर से टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर में जो अभी फिर से हम राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म देख रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ, इसका लिंक इस बात में इस आर्टिकल में मेंशन है दैट इस चीज का लिंक भी इसी के साथ है दैट बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट रियली अप्रिशिएटिंग इंडिया टेकिंग इनिशिएटिव्स टू एंगेज इटसेल्फ मोर एंड मोर विद द तालिबान, वेदर इट इज एस्टैब्लिशिंग अ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, whether it is inviting the national security advisors of the neighbors of Afghanistan। तो पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये बात कुछ अच्छी नहीं जम रही है, जिसके चलते पाकिस्तान और अपनी जो पॉलिसी है बहुत असर्टिव बना रहा है, बहुत मस्कुलर बना रहा है, और वायलेंस जो हम कश्मीर वाली में देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आइए अब इसमें एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल के, इस एडिटोरियल के वेरियस डायमेंशंस को। तो पहली बात है पोस्ट अमेरिकन अफगानिस्तान। जैसे आप जानते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल सिंस जो बिडेन अज्यूम्ड प्रेसिडेंसी, तो इट वॉज वेरी एविडेंट दैट सूनर और लेटर अमेरिका विल विड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम अफगानिस्तान। अब इसके बाद सवाल ये आता है दैट व्हाट नेक्स्ट। अब अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, इसके बाद अब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस चाइना के ऊपर है, रशिया के ऊपर है कि ये थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे इस पूरे रीजन में। हाउएवर जो 2 कंट्रीज बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगी इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजिंग द पोजीशन इन अफगानिस्तान एट द मोमेंट वुड बी चाइना एंड पाकिस्तान। रशिया की बात करें या सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें, देखिए रशिया अपने हे डेज में जब यूएसएसआर होता था तो उस टाइम पे तो रशिया इस पूरे रीजन में बहुत डोमिनेंस एंजॉय करता था। आज के टाइम पे रशिया के पास वो क्लाउड और वो इन्फ्लुएंस नहीं है जितना पहले था, जितना आज से 25-30 साल पहले था। तो प्राइमा फेसी जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर रहेगा अमेरिका के बाद, अगर हम कहें कि कौन सी कंट्री होगी जो इस रीजन में ज़्यादा अपना असर्टिव इन्फ्लुएंस दिखाएगा, तो वो मोस्टली चाइना ही लगता है, और चाइना का जो चेला है, चमचा है, पाकिस्तान। ईरान की अगर बात करें, ईरान हैज लिमिटेड इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान एंड इज अनलाइकली टू गो अगेंस्ट द चाइनीज प्लान फॉर द रीजन। तो ईरान भी इतना इंटरेस्ट नहीं शो करेगा, और अभी आज के टाइम की अगर हम बात करें तो ईरान का जो रिलेशनशिप है, जो अलायंस है चाइना के साथ, वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सो इस करके ईरान विल फॉलो व्हाट द चाइनीज विल डू इन दिस रीजन। कुछ ही समय की बात लगती है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट बिफोर चाइना रिकॉग्नाइजेस तालिबान एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। देखिए बीजिंग की बात करें, चाइना की बात करें, तो चाइना इज वन सच कंट्री विच डजंट गिव अ डैम, विच डजंट रियली केयर अबाउट व्हाट द यूएस सेज। चाहे कल को यूएस सैंक्शन ईरान के ऊपर लगाता है, चाहे कल को यूएस सैंक्शन नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगाए, चाहे यूएसए सैंक्शन सीरिया के ऊपर लगाए, रशिया के ऊपर लगाए, चाइना नोज हाउ टू नेविगेट। चाइना अपने रिलेशंस हर एक कंट्री के साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यूएस के रिलेशन उस कंट्री के साथ कैसे हैं, तो चाइना डजंट केयर अबाउट दैट। सो इट वोंट बी सरप्राइजिंग दैट आने वाले समय में जब कोई मेजर कंट्री तो तालिबान को नहीं रिकॉग्नाइज करिए, आने वाले टाइम में अगर चाइना रिकॉग्नाइज करती है तालिबान को, वोंट बी सरप्राइजिंग। ठीक है, अब अगर अफगानिस्तान could eventually become a part of the China-Pakistan economic corridor, which also passes through the alleged POK region as well, if and when the Taliban regime stabilizes itself in the country. So for China would want the Taliban to stabilize. China would want stability to come in Afghanistan so that ये जो projects China बना रहा है CPEC corridor के चलते, वो projects effectively execute हो सकें।
इंडिया का डिलेमा क्या है, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि हमने बहुत इसको लेकर कवरेज करी थी, जुलाई में, अगस्त में इसको लेके बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने, फॉर एग्जांपल अगर हम हैप्पी मैन जेकब की बात करें जो इस आर्टिकल के कॉलमनिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा था कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस नहीं, स्ट्रेटेजिक एक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। दैट हमने वहां पे इतनी इन्वेस्टमेंट करी है अफगानिस्तान में, $3-4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है, सो वी शुड कैपिटलाइज ऑन दिस मोमेंट एंड वी शुड एंगेज विद तालिबान। हाउएवर इंडियन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट स्टिल हैव बीन इन डिलेमा कि हम कैसे एंगेज करें तालिबान के साथ। तो अभी चलो रिसेंटली अभी आपको जैसे पता है जीत डोभाल ने एक मीटिंग बुलाई थी, रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग जिसको हम कहते हैं, ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को, ठीक है। हाउएवर अगर हम देखें द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन अफगानिस्तान, वेदर इट वाज तालिबान और वेदर इट वाज द गवर्नमेंट अंडर हामिद करजाई और वेदर इट वाज द गवर्नमेंट अंडर अशरफ घनी, दे हैव ऑब्वियसली शोन इंक्लिनेशन टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, ठीक है। और अगर चाहे तालिबान है, वैसे तालिबान 1996 की भी बात करें तो भी तालिबान वाज ओपन टू हैव अ गुड नेगोशिएटिंग रिलेशन विद इंडिया। नाउ आल्सो तालिबान हैज शोन देयर इंटरेस्ट टू हैव अ गुड रिलेशन विद इंडिया। ये बात पाकिस्तान को बहुत अपसेट करती है, पाकिस्तान को बहुत इनसिक्योरिटी होती है। पाकिस्तान स्टार्ट्स क्राइंग अबाउट इट, स्टार्ट्स मेकिंग अ बिग ह्यू एंड क्राई अबाउट इट दैट इंडिया का क्या यहाँ पे रिलेवेंस है अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान को ये बात सॉल्व नहीं कर पाते वो, ठीक है। सो पाकिस्तान as it is, it's a very insecure country all the time. They all only thing they can do is cry all the time. So they are like a crybaby. So Pakistan has always been deeply suspicious insecurity of growing India-Afghanistan relations, no matter who was in charge of Kabul. Taliban, they have shown their intent to engage with India and help the country stabilize. After all, India बहुत सारा ऐसा, चाहे हम फंडिंग की बात करें, चाहे ह्यूमैनिटेरियन नीड की बात करें, फूड ग्रेन्स की बात करें, इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स की बात करें, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स की बात करें, कितना कुछ है जो इंडिया अफगानिस्तान को दे सकता है। तो तालिबान ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दिस फैक्ट। It is likely that the more India gets close to Taliban, the more Pakistani side will increase the heat in Jammu and Kashmir, जो हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं। तो ये अब हमारी स्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, कैच 22 टाइप सिचुएशन है। और अब यही करके हमको डिलेमा है कि हम इंगेज अगर अफगानिस्तान के साथ करें तो इसकी इंप्लीकेशंस हमारे कश्मीर में क्या होंगे। तो एक तो डिलेमा ये भी था कि अगर हम, पहली बात तो ये था कि तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, तो चलो वो आ गया, तो तालिबान के आने के बाद जो टेररिज्म है वो स्पिल ओवर करेगा क्रॉस द रीजन, चाहे वो साउथ एशियन रीजन है, सेंट्रल एशियन रीजन है, तो वहाँ पे हमारा कश्मीर का भी रीजन आ जाता है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि जितना हम तालिबान के साथ एंगेज करेंगे, पाकिस्तान इनसिक्योरिटी के चलते इस तरह के टेरर अटैक्स कश्मीर वैली में कैरी आउट करवाता रहेगा। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी की बात करें, सो पाकिस्तान विलिंगनेस टू बी कॉन्सिलेटरी टुवर्ड्स इंडिया on Kashmir before and in the run-up to the Taliban takeover in Kabul seems to have disappeared for now. फरवरी में, इस साल 2021 की फरवरी में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडियन पाकिस्तान के बीच में। तो आपको याद होगा कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक मीटिंग होल्ड करी थी गुपकर अलायंस के साथ। तो तब उस वक्त ये बात चल रही थी दैट हो सकता है कि आर्टिकल 370 तो चलो वो तो अबॉलिश कर दिया था, लेकिन हो सकता है कि जो स्टेटहुड है वो रिस्टोर कर दी जाए। जम्मू एंड कश्मीर का जो भी यूटी बना दिया गया था उसको स्टेटहुड रिस्टोर कर दी जाए। तो ऐसी बातें चल रही थी, तो इस बात की कंसिडरेशन हो रही थी। तो उस टाइम के दौरान देयर वाज दिस सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हाउएवर जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर करा है, तो इस सीज फायर एग्रीमेंट को इतना अपहोल्ड नहीं किया पाकिस्तान ने जितनी कमिटमेंट फरवरी ऑफ दिस ईयर में करी थी, ठीक है। सो उसके बाद हम देख रहे हैं कि वायलेंस हैज रिजन स्पेशली इन द कश्मीर वैली। पाकिस्तान की अब डिमांड ये है दैट लुक, इंस्टेड ऑफ रिस्टोरिंग स्टेटहुड, तो इंडिया ने बोला कि चलो हम स्टेटहुड वापस दे देंगे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो वो मीटिंग भी हुई गुपकर अलायंस के साथ। लेकिन पाकिस्तान अब क्या कह रहा है, पाकिस्तान ये कह रहा है दैट लुक, स्टेटहुड रिस्टोर करना तो दूर की बात है, आप आर्टिकल 370 को फिर से रिस्टोर करो, यानी कि जो पोजीशन अगस्त 5, 2019 से पहले थी वही सिचुएशन को आप नॉर्मलाइज करो, तो जाके कुछ यहाँ पे इस रीजन में कुछ हम सोच सकते हैं कि हम और कंसिलिएशन दिखा सकते हैं और पीस दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डिलेमा है इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के लिए। चलिए अगला आर्टिकल अगर हम बात करें तो ये इंडियन एक्सप्रेस में आज आया, द प्रॉमिस ऑफ द न्यू क्वाड। तो न्यू क्वाड जैसे कि आप जानते हैं, एक क्वाड तो हमारा इंडो पैसिफिक में है, और जो दूसरा क्वाड है हमारा, दूसरा क्वाड जो अभी हमने मेंस के क्रैश कोर्स में भी, वो आंसर राइटिंग सीरीज में भी हमने डिस्कस किया था, द वेस्ट एशियन क्वाड, जिसको मिडल ईस्ट एशिया क्वाड भी कहते हैं। फॉर्मली ये ब्लॉक अभी नहीं बना है, इट इज एन इनफॉर्मल ब्लॉक, बट अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ अ रीजनल ग्रुपिंग विद इन द मिडल ईस्ट रीजन बिटवीन यूएसए, Israel, UAE and India.
ठीक है। अब जब ये ब्लॉक की जो बात अभी आपको जैसे हमने डिस्कस भी किया था, इसको एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था कि अक्टूबर 19 अक्टूबर की बात है जब एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ दीज 4 कंट्रीज, तब इस बात का प्रपोजल रखा गया था ऑफ हैविंग अ लाइकली वेस्ट एशियन क्वाड और शाल बी से द मिडिल ईस्ट एशियन क्वाड। लेकिन उस क्वाड का पर्पस कोई सिक्योरिटी, सो दिस इज नॉट लाइक सम एशियन नेटो और वेस्ट एशियन नेटो काइंड ऑफ अ ब्लॉक, इट इज नॉट अ सिक्योरिटी अलायंस। सो दिस इज एन अलायंस बिटवीन 4 नेशंस जहां पे जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है वो प्योरली इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए है। ठीक है, तो चाहे उसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, चाहे उसमें क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एफर्ट्स हो, चाहे उसमें डिफेंस रिलेटेड प्रोग्राम्स हो, डिफेंस रिलेटेड कोऑपरेशन हो, ठीक है, फार्मास्यूटिकल की बात करें, आईटी की बात करें, तो ये इस अलायंस का पर्पस इज कंप्लीटली प्योरली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ दीज 4 कंट्रीज। ठीक है, तो अब हाइलाइट्स की बात करें तो context is the collaborative tech vision for the other quad which is the West Asian Quad। तो इसमें हाइलाइट्स की बात करें, देखिए ये बात एंटनी ब्लिंकन जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने भी बहुत कैटेगोरिकली कही थी दैट इन 4 देशों का इकट्ठे होना कोई सिक्योरिटी अलायंस बनाना नहीं है। दैट ठीक है, सबकॉन्शियसली और इंट्यूटिवली तो ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक बनाया गया है इट इज देयर टू काउंटर द ग्रोइंग hegemony of China in the region and also to counterbalance Turkey which is also showing its assertion in this region. But however, this is purely an economic based alliance, economic integration based alliance. So ये बात यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी बहुत कैटेगोरिकली कही थी। So technology based partnerships they seem to be the current trend which many like-minded countries discussing ways to collaborate on emerging technologies। ठीक है, so emerging technologies की बात करें, चाहे वो space related technology है, चाहे वो 3D printing है, चाहे वो blockchain technology है, चाहे वो artificial intelligence है, तो इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज हैं इस पे कैसे ये 4 देश कोलैबोरेट कर सकते हैं। और बिकॉज देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास बहुत स्किल्ड वर्कफोर्स है। ठीक है, अगर हम यूएई की बात करें, इसराइल की बात करें, इनके पास भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, और इनके पास कैपिटल भी बहुत है। कैपिटल हमारे पास इतना नहीं है, हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स ज़्यादा है। तो कैसे हमारा जो स्किल्ड वर्कफोर्स है और इनका जो कैपिटल है, कंट्रीज लाइक यूएसए, इसराइल एंड यूएई, इसके कोलैबोरेशन से कैसे हम एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं हमारे टेक्निकल इकोसिस्टम के लिए। Now, the signing of the Abraham Accords last year resulted in multiple collaborative projects between Israel and UAE. So, examples of cooperation की बात करें, so there's this Israeli-based company by the name of Esopia that specializes in robotic solar cleaning technology. ठीक है, so they had signed an agreement to utilize its manufacturing facility in India for a project which will be based in UAE. So, a perfect example of a collaboration between UAE, Israel and India. The Israel, UAE and US are collaborating on water and energy projects. So डिफेंस हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें। अब इतनी सारी बातें तो हम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के चलते, नेट जीरो के चलते इतनी सारी हमने बातें करी हैं। पिछले ग्लासगो के समिट में कितना सारा इसको लेकर डिस्कशन हुआ था कि कैसे हम क्लीनर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एम्फोसाइज कर सकते हैं। तो इंडिया ने भी बहुत एम्बिशियस टारगेट्स अनाउंस करे हैं। तो इन ऑर्डर टू मीट दीज टारगेट्स वी नीड मोर फंड्स, वी नीड मोर टेक्नोलॉजीज। तो अगर बाकी लाइक माइंडेड कंट्रीज की अगर बात करें तो चलो हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और हो या सेक्टेरियन डिफरेंसेस, वो कीपिंग दैट ऑल अपार्ट, बट अगर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं टू दी करंट प्रॉब्लम्स व्हिच वी ऑल आर फेसिंग, तो ये कोलैबोरेशन बहुत अच्छी साबित हो सकती है। इंडियाज पर्सपेक्टिव, तो इसमें इंडिया की अगर बात करें तो सिलिकॉन वैली वेंचर कैपिटल फंडिंग, तो सिलिकॉन वैली यानी कि जो कैलिफोर्निया में है, प्लस टेल अवीव्स लिंकेजेस बिटवीन स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिया, सो टेल अवीव इज अ सिटी इन इजराइल, प्लस यूएईज फंडिंग एंड फोकस ऑन इनोवेशन। तो देखिए ये बहुत हाईली कमर्शियल सेंटर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर हम सिलिकॉन वैली की बात करें, टेल अवीव की बात करें, अबू धाबी की बात करें, तो ये हाईली कमर्शियल सेंटर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर इन कमर्शियल सिटीज़ के साथ, इन कंट्रीज़ के साथ अगर हमारा कोलैबोरेशन होगा तो कितनी अच्छी बात है। सो अगर हम अपने इंडिया की सिलिकॉन वैली की बात करें तो बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, तो यहाँ पे ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे वर्कफोर्स बहुत स्किल्ड है, यहाँ पे इस तरह का इकोसिस्टम है जो कि इस तरह के एनवायरनमेंट को और मशरूम कर सकता है। So if the 4 countries plug their innovation ecosystems in this collaboration, it will also help to broaden the base of cooperation for this grouping. So जो base of cooperation is grouping का, that is not only government to government. This can be broadened and this can be extended to industry, to academia, people to people exchange programs, etc., etc. A solo national effort in developing and adopting these transformative technologies will not
will not lead to optimal results। ठीक है, तो इस करके कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हमने चाइना का, अगर हम देखिए चाइना का राइज देखें तो चाइना का भी जो एफर्ट है अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, वो सोलो एफर्ट नहीं है। इस आर्टिकल में ये भी बात मेंशन है कि कैसे चाइना ने रशिया के साथ अलाय करके अपने कंट्री में इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करी है। ऐसी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो चाइना के पास हैं, जो इवन यूएसए के पास नहीं है। तो ये कहना दैट ओनली वन कंट्री just because historically that particular country has been a superpower, or just because that particular country has a lot of hard currency with itself, so they can make more technological advancement, that would be a false myth, that would be a myth। So इस करके collaboration is the is the new flavor of the season। हमने ये बात मीम्स के जो हमारा जो क्रैश कोर्स का जो यूट्यूब का जो लेक्चर था उसमें भी डिस्कस करी थी कि जो मिनीलेटरिज्म है, दिस इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। सो फ्रॉम मल्टीलेटरिज्म things are being more directed towards minilateralism, so I mean a grouping of 3 to 4 countries, like-minded countries। Scope for potential technologies, so quantum science, blockchain technology, 3D printing, artificial intelligence, robotic engineering, these are some technologies। Now these are very transformative technologies। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस तरह का इकोसिस्टम इतना भी डेवलप नहीं हुआ इस तरह की टेक्नोलॉजीज की। अगर हम बात करें तो अगर हम 3D प्रिंटिंग की बात करें, विच प्रोमिसेस टू ट्रांसफॉर्म द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस वेरी रैडिकली, तो यहाँ पे इजराइल हैज टेकन द लीड इन मैन्युफैक्चरिंग अबाउट 40%, दैट्स क्वाइट अ लार्ज नंबर, 40% ऑफ द 3D प्रिंटर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सो अब देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटर्स बनाने की, कितना हम इस इजराइल के साथ ये एक्सचेंज कर सकते हैं। वी कैन गेट टू नो दैट हाउ टू मेक दीज 3D प्रिंटर्स, राइट। वी कैन ऑल्सो इंक्रीज आवर मार्केट शेयर, जो अभी तक इजराइल का बहुत ज़्यादा है। इजराइल एंड यूएस हैव मेड रिसर्च ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी अ प्रायोरिटी बाय एलोकेटिंग $91 मिलियन, तो इजराइल ने एलोकेट किए हैं, और $1.2 बिलियन यूएस ने एलोकेट किए हैं विज़-अ-वी द क्वांटम टेक्नोलॉजी। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इज ऑल्सो फास्ट कैचिंग अप थ्रू इट्स नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस, एंड ऑल्सो ज्वाइनिंग हैंड्स विद कंट्रीज लाइक फ्रांस। चलिए दोस्तों, अगला आर्टिकल फॉर्मल सेक्टर एंड फाइन प्रिंट, ये इंडियन एक्सप्रेस में आज आया है। ठीक है, कंटेक्स्ट क्या है? फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। देखिए दोस्तों, कोविड-19 के चलते, पैंडेमिक के चलते इनफॉर्मल सेक्टर हैज टेकन अ वेरी बिग हिट। अब ये बात देखिए, वी ऑल वांट कि ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो फॉर्मलाइज हो सके, ज़्यादा जो वर्कफोर्स है वो फॉर्मल सेक्टर में आ सके। फॉर्मल सेक्टर में आने के फ़ायदे भी बहुत हैं। आपको बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं फॉर्मल सेक्टर, अगर आप फॉर्मल सेक्टर के थ्रेशोल्ड में आते हैं। वी वुड ऑल वांट कि वाइट कॉलर जॉब्स आने वाले टाइम में और बढ़ें, बट वी डोंट वांट कि इनफॉर्मल सेक्टर बिल्कुल ही डिमिनिश हो जाए, बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो बात यहाँ पे ये आती है, सो देयर वाज दिस रीसेंट स्टडी बाय द एसबीआई, सो दिस रिपोर्टेड दैट स्पेशली बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक, इंडियन इकोनॉमी विटनेस्ड एन एक्सेलरेटेड फॉर्मलाइजेशन। तो यानी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो और कम हो गया है और फॉर्मल सेक्टर और बढ़ गया है। साउंड करने में तो अच्छी बात है, बट बात ये आती है, अगर इनफॉर्मल सेक्टर कम हुआ है, जो वर्कर्स डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सेक्टर पे, क्या उनकी डिपेंडेंसी इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स पे कम हुई है? नहीं, उनकी डिपेंडेंसी इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स पे कम नहीं हुई है। बेशक इनफॉर्मल सेक्टर श्रिंक कर गया है। ठीक है, देखिए हम इनफॉर्मल सेक्टर के अगेंस्ट नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर अपनी जगह पे काफी कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। देखिए 90%, मोर देन 85% ऑफ द वर्कर्स वर्किंग आर एंगेज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। वी वुड वांट कि बहुत सारे वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर्स में आए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए, उसके एडवांटेजेस हैं एज आई डिस्कस, बट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही डिमिनिश हो जाए इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, दैट इज अ प्रोसेस, इट वोंट हैपन ओवरनाइट कि आज सारा का सारा इनफॉर्मल सेक्टर हम डिसमेंटल कर दें। ठीक है, नाउ द स्टडी एस्टिमेट्स दैट द शेयर ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी हैज फॉलन टू mere 1/5 of the GDP. So sounds good, but does that also mean that more employees are added in the formal sector? No, that is not the case. So which is why ये जो चीज है, this is a cause of concern for us. तो दिस इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज ऑब्वियसली इनफॉर्मल सेक्टर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी टू विदहोल्ड सच अ मैसिव लॉकडाउन विच हैपेंड नॉट वंस बट ट्वाइस इन द लास्ट 2 years। ठीक है, सो पॉलिसी सपोर्ट, मोस्टली सप्लाई साइड मेजर्स, जो पैकेजेस थे, जो आत्मनिर्भर भारत की बात करें, जो पैकेजेस भारतीय सरकार ने जो पैकेजेस निकाले थे, जो लोन्स की बात करें, जो 20 लाख करोड़ की जो हम बात करते हैं, जो सरकार ने लोन्स के फॉर्म में निकाला था पैकेज, वो मोस्टली फॉर्मल सेक्टर के टुवर्ड्स ओरिएंट हुआ है, इनफॉर्मल सेक्टर के टुवर्ड्स कम ओरिएंट हुआ है। अब एक पेचीदा सवाल यहां पे ये उठता है दैट वेदर द डिक्लाइन इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स शेयर इन जीडीपी रिप्रेजेंट्स अ टेम्पररी वन टाइम शॉक और अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर प्रोडक्टिव सेक्टर। अगर तो ये दूसरी बात है कि ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है तो बहुत अच्छी बात है,
बट दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट। सी ऑब्वियसली अब ये जो जो कंट्रैक्शन की बात करें, अगर हम बात करें कि हमारी इकोनॉमी वाज कंट्रैक्टेड बाय मोर देन 24%, तो वो कंट्रैक्शन का जो इम्पैक्ट है ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में देखने को मिला था। जो फॉर्मल सेक्टर कंपनीज की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, उनके तो जो असेट्स हैं वो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में देख ही रहे हैं कि कंपनीज के जो असेट्स हैं कितने ओवर वैल्यूड हैं, कितनी कैपिटलाइजेशन है, कितनी उनको फंडिंग मिल रही है। बट इनफॉर्मल सेक्टर्स का ये जो, अगर हम जो बात करें कि इनफॉर्मल सेक्टर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी वो कम हुआ है, दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट। इट इज डिजायरेबल बट दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट. This is very unfortunate, which has happened because of the ongoing pandemic. Now, what is informality? What is the meaning of informal sector? So, as per International Labour Organization, informal sector enterprises are defined as private, unincorporated enterprises owned by individuals or households that are not constituted as separate legal entities independently of their owners. ठीक है, तो ये कोई रजिस्टर्ड नहीं होते हैं अंडर एनी कंपनीज एक्ट, अंडर एनी स्पेसिफाइड नेशनल लेजिस्लेशन. उसके बाद फॉर्मल वर्कर्स जो है ऑन द अदर हैंड, दे आर डिफाइंड एज दोज हैविंग एक्सेस टू एटलीस्ट वन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सच एज प्रोविडेंट फंड और हेल्थ केयर बेनिफिट्स. तो ये जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं इनफॉर्मल एम्प्लॉयज को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज को नहीं मिलते हैं. ठीक है, ट्रांजिशनिंग टू फॉर्मेलिटी यानी कि ट्रांजिशनिंग टू द फॉर्मल सेक्टर रिक्वायर्स अ रिडक्शन इन डुअलिज्म in production and in improvement of employment quality. So, as per the periodic labor force survey which happened in 2017-18 and also 2019-20, decline in the informal sector share in GDP has not been accompanied by an expected reduction. तो ये बात चिंता की है कि चलो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी वो कम हुई है, तो यानी कि उसको हम इन्फर कर पाएंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी वो बड़ी होगी. ओके फाइन, बट एम्प्लॉयज जो हैं वो तो अभी भी मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है. तो मजा तो तब आए ना अगर इनफॉर्मल सेक्टर पे जो एम्प्लॉयज डिपेंडेंट है वो व्हाइट कॉलर जॉब्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा. Significance of informal sector की बात करें, so it is very very essential to recognize that these small firms, the informal firms, they exist in the informal sector for various reasons and not simply because of some tax benefits or escaping some kind of strict tax policies. ठीक है, अब जैसे अभी पिछले 2 सालों में देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन ये प्रेशर चलो इनफॉर्मल इकोनॉमी पे तो आया है बट फॉर्मल सेक्टर्स पे भी आया है. तो हम देख रहे हैं कि वर्कर्स को ले ऑफ करा जा रहा है ना, बिकॉज कंपनीज कह रही हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, सब लॉकडाउन में था, हमारे रेवेन्यूज इतने नहीं आ रहे हैं. अब जो वर्कर्स को निकाला जा रहा है, ले ऑफ करा जा रहा है, वो अब कौन से सेक्टर में जा रहे हैं? मोस्टली वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही जा रहे हैं, बिकॉज फॉर्मल सेक्टर में जॉब कंट्रैक्शन भी देखने को मिला था. बेशक अब चीज़ें रिवाइव कर गई हैं, बट देन दिस इज द लास्ट 1.5 year which is being talked about in this article. The informal sector will come back to life. Eventually it will, as much of it represents the survival efforts of the working poor. So those people who don't have degrees, those people who are not, who have not passed out with BTechs or BPharm or MBAs, तो obviously उनको भी तो jobs करनी है, उनको भी तो रोजगार चाहिए. ठीक है, सो इवेंचुअली इनफॉर्मल सेक्टर विल रिवाइव बैक. इनफॉर्मल सेक्टर का रिवाइवल बहुत जरूरी भी है. सो इनफॉर्मल सेक्टर की अगेंस्ट नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर की अपनी सिग्निफिकेंस है. So way forward, so the lack of remunerative jobs for the vast majority of Indian consumers implies that lack of growth will obviously ultimately impact in a very declining investment scenario. So जो investments हैं वो ज़्यादा नहीं आ पाएंगी, capital ज़्यादा नहीं आ पाएगा. देखिए अगर ज़्यादा jobs अगर इतनी attractive नहीं होंगी, well paying jobs नहीं होंगी, तो obviously that will show that there is less of investment coming. So investors won't be very keen to invest. Only 17 to 80% of the workforce in the organized sector, that now only these 17-18% of the people of a population of 140-150 crore people, they cannot sustain growth in the economy for a longer run. So if we have to see double digit growth, 15%, 14%, if we want to achieve our economy size of $10 trillion or $5 trillion or maybe tomorrow $20 trillion, we have to ensure that the workforce is progressively being converted into the organized sector, and also they are being employed with more skills. They have more knowledge base, they have more skills with them. ठीक है, essential to view the process of formalization as a development strategy. मतलब progressively formalization करेंगे, ऐसे एकदम से रातों रात नहीं, progressively जो है informal sector से formalization के towards हम move कर रहे हैं. Now अब ये progressively अगर होगा तो इसके लिए investment बहुत ज़्यादा चाहिए. We need a lot of capital. We need many companies coming here and investing here in India.
तो वो फिजिकल फॉर्म में हो गया। और ह्यूमन कैपिटल यानी कि स्किल्ड वर्कफोर्स, टैलेंटेड वर्कफोर्स, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। ये जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं ये भी टैलेंटेड हैं, पर इनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, फॉर्मल डिग्रीज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो वो ह्यूमन कैपिटल को हार्नेस करने की बात हो रही है। तो ह्यूमन कैपिटल को हार्नेस करने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, टेक्निकल नो हाउ इनको देना बहुत जरूरी है। ठीक है, द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मलाइजेशन मस्ट बी टू इंप्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ दोज पीपल लिविंग इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी। उनका भी जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो बेटर हो पाएगा। ठीक है, उनकी इनकम्स बढ़ पाएंगी, तो इवेंचुअली प्रोग्रेसिवली हमारा जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो और बढ़ेगी, पर कैपिटल जीडीपी और बढ़ पाएगी। ठीक है, तो हमको इस बात पे जश्न मनाना, खुशी मनाना दैट लुक दैट मोर दैट इनफॉर्मल सेक्टर की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी वो कम हो गई है, एंड देयरफॉर फॉर्मल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गई है। सो इट वुड बी अनवाइज टू सेलिब्रेट दिस मिजरी, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सच अ थिंग हैज हैपेंड। इट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो डिजायरेबल है, बट ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ जो इनफॉर्मल सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी कम हो गई है। तो इस बात पे हमको इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। चलिए अगला आर्टिकल, एन आउटरीच टू ट्राइबल्स दैट चेक्स ऑल बॉक्सेस। सो कंटेक्स्ट क्या है, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है जी। सो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइबल्स की अगर हम बात करें, सो डिस्पाइट अ प्लेस फॉर ट्राइबल्स इन द इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, द इनैक्टमेंट ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बाय द ब्रिटिश क्रिएटेड अ सेंस ऑफ फियर अगेंस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने ट्राइबल अपराइजिंग्स के बारे, पेजेंट अपराइजिंग्स के बारे भी पढ़ा होगा, है ना। मुंडा रिवोल्ट की बात करें, संथल रिबेलियन की बात करें, भील अपराइजिंग्स की बात करें, कोल अपराइजिंग्स की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने सब पढ़ा होगा, है ना। तो इसके चलते ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्राइबल अप्रोर अगेंस्ट द ब्रिटिश, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर वेरी फेड अप, द ट्राइबल पीपल दे वर वेरी फेड अप ऑफ द ब्रिटिश कैप्चरिंग देयर लैंड्स and converting them into plantations, and obviously because of the suppressive taxation policies which the British had introduced vis-a-vis against the Indian farmer, the average Indian peasant and the tribal. So various tribes, ये आपने modern history में पढ़ा ही होगा, various tribes across India have resisted the British rule very vehemently. So starting from Birsa Munda and Tantia Bhil in the north and central parts of India to Rani Gadinliu in northeast. So she played a very important role in the सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज वेल। आई एम श्योर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में इनके बारे पढ़ा होगा, रानी गैडनलियो के बारे। ठीक है, रानी का जो खिताब था इनको पंडित नेहरू ने दिया था। काफ़ी समय इन्होंने जेल में भी निकाला था, बहुत छोटी उम्र की थी ये, 13-14 साल की उम्र की थी जब इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ट्राइबल मूवमेंट्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री वेज्ड स्पिरिटेड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश colonial rule. So we've all read about that. I'm sure by now you must have read about this in modern history, about the tribal uprisings and the peasant uprisings. Now the meaningful representation, तो अगर इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन को लेकर क्या क्या काम किया गया है। सो सिंस इंडिपेंडेंस देयर हैव बीन एफर्ट्स टू इंप्रूव द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, इंश्योरिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बाय रिजर्विंग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो रिजर्वेशन चाहे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम पे हो, चाहे वो जॉब्स में हो, एजुकेशन के लिए हो, तो ये सब रिजर्वेशन एसटीज को दिए गए हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को दिए गए हैं। द रीसेंट एक्सपेंशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सॉ द इंक्लूजन ऑफ 8 मिनिस्टर्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी, एंड अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वाज सेट अप इन 1999 ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ ट्राइब्स की बात करें, so after close to 90 years the Indian Forest Act of 1927 was amended in 2017. तो इस amendment में जो bamboo था, bamboo is no longer classified as a tree, thereby अब इसका जो potential economic significance है उसको tap करने का मौका अब tribals के पास है। The role of tribal marketing development corporations in building market linkages is also increasing incomes of the tribal communities. और अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्लॉज है दैट जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा टिल क्लास 5 वुड बी इन द लोकल लैंग्वेज, वुड बी इन द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड। तो इसके चलते लोकल लैंग्वेज की बात है, मदर लैंग्वेज की बात हो रही, तो वहाँ पे उस बच्चे, अगर वो ट्राइबल एरिया में से है तो उसकी जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो वो बच्चा क्लास 5 तक यानी कि 9-10 साल की उम्र तक वो अपनी लोकल लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकता है। तो अगेन अ स्टेप टेकन टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द ट्राइबल लैंग्वेज ऑफ द ट्राइब्स। अब जनजातीय गौरव दिवस की बात करें कंटेक्स्ट, तो नवंबर 15 को बर्थडे होता है भगवान बिरसा मुंडा का। मुंडा रिवोल्ट में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। सो मुंडा रिवोल्ट में इन्होंने लीड किया था, बहुत यंग थे, बहुत यंग उम्र में इनकी डेथ भी हो गई थी। So he is celebrated as, so his birthday November 15th is celebrated as the Janjatiya Gaurav Divas. Now this is to ensure that this event
of Janjatiya Gaurav Divas is to ensure that the freedom fighters from various tribal communities who fought for India's independence get their rightful recognition. ठीक है, so this will also ensure the heritage, culture and the values of the 705. So there are 705 tribal communities that constitute approximately 10% of our population. चलिए, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे ट्यूसडे को हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस की क्लास में। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।